Good morning, students. Let's continue our chapter 7 of history, civilizing the natives, educating the Indians. Grave errors of the East. What do you mean by the grave errors of the East? इसका मतलब ये है कि जो अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट्स, जो पूर्वी देशों के लोग थे, पूरब के लोग थे, उनकी जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसके ऊपर अटैक, उसके ऊपर हमला करना, उसको गलत बताना. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalists' vision of learning. तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ओरिएंटलिस्ट्स की जो उनका विजन था लर्निंग का, जिस तरीके की वो पढ़ाई करना चाहते थे, करवाना चाहते थे, उसकी काफ़ी आलोचना की जाने लगी. तो दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट. तो उनका ख्याल क्या था कि जो ईस्ट की एजुकेशन है, ईस्ट की नॉलेज है, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, वो सही नहीं है, अनसाइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीके की पढ़ाई जो है जहाँ पे नहीं करवाई जाती. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. तो जो साहित्य है जहाँ का वो सीरियस नहीं है, अच्छा मतलब बिल्कुल संजीदगी से उसको नहीं लिखा गया है, और लाइट हार्टेड है, एंजॉयबल है, फनी है. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो ऐसे लोगों का मानना था, अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट, कि अगर इस तरह का लिटरेचर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो फ्यूचर में किसी को फायदा नहीं देने वाला, जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज जिसमें नहीं है, तो इस तरह से अरबी भाषा, संस्कृत भाषा और उसके लिटरेचर को प्रमोट करना, उसको एनकरेज करना, ये सही नहीं होगा. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट्स. तो जो सबसे ज़्यादा पूर्वी देशों की जो नॉलेज थी, जो इनका पढ़ाई लिखाई का तरीका था, इसके ऊपर जो अटैक किया, जो चोट की, जिसको निशाने पे लिया जिस अफसर ने, वो था जेम्स मिल. द ब्रिटिश एफर्ट he declared should not be to teach what the natives wanted. तो उसने कहा कि ब्रिटिश के एफर्ट्स ये नहीं होने चाहिए, कोशिश वो नहीं होनी चाहिए कि जो नेटिव्स मतलब जो जहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, उनको वो पढ़ाया जाए, और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, जहाँ जिस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाए. इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट. मतलब कि अगर भारतीयों के कुछ लोगों का, कुछ अफसर्स का, यही अफसरों का था कि अगर भारतीयों को जीतना है, उनके दिलों को जीतना है, तो इसके लिए उनका लिटरेचर उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और इस तरह से वो अंग्रेज़ों की इज्जत करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात मानेंगे. लेकिन जेम्स मिल का कहना था कि अगर हम ऐसा करके भारतीयों को खुश कर लेंगे तो वो गलत चीज़ है, और ये एक टाइम वेस्ट करने जैसा होगा. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. तो उसका कहना था कि एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का मतलब वो होना चाहिए, वो पढ़ाई लिखाई करवाई जानी चाहिए, यूजफुल हो, जो लाभदायक हो, जो प्रैक्टिकल हो, ना कि सिर्फ जो लिटरेचर है जहाँ आप लैंग्वेज की जानकारी ही देते रहोगे, तो ये आगे उनके काम आने वाली नहीं है. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. तो उसका कहना था कि इसके बजाय के जो साहित्य है, लिटरेचर है ओरिएंट का, पूरब का, पूर्वी देशों का, उसको पढ़ाने की बजाय जो साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल एडवांसेस जो हुई हैं वेस्ट में, तो जैसे तरक्की की है उन्होंने, बहुत सारे उद्योग लगे हैं वहाँ पे, तो इस तरह की टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो लोगों को दी जानी चाहिए. बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर. तो 1830 तक क्या हुआ कि पूरब के देशों के ऊपर, पूर्वी विचारों के ऊपर जो इस तरह के हमले होने थे वो ज़्यादा शुरू हो गए. मतलब बातों से जो हमले किए जा रहे थे, जो उनके विचारों के ऊपर किंतु परंतु किया जा रहा था, ये बढ़ गया.
One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. तो थॉमस मैकॉले जो था एक आउटस्पोकन था, वो साहसी मतलब सीधा सीधे बात करने वाला था, स्पष्टवादी था। तो वो काफ़ी बड़ा आलोचक था इस तरह की शिक्षा प्रणाली का। He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. तो उसे लगा कि इंडिया एक असभ्यक कंट्री है, भारत एक असभ्यक देश है, तो इसको सभ्यक बनाना ज़रूरी है। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. तो जो इंग्लिश ने पैदा किया है, जिस तरह से इंग्लिश की शिक्षा प्रणाली है, जो जिस तरह की नॉलेज उन्होंने बच्चों को दी है, लोगों को दी है, तो उसका मानना था कि कोई भी ईस्टर्न नॉलेज जो है उसके कंपैरिजन में नहीं है। हु कुड डिनाई, कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। मैकॉले ने डिक्लेयर किया कि A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. मतलब कि जो भारत का और अरब देशों का जितना भी इतिहास है, उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक जो सिंगल शेल्फ ही है जो यूरोपियन लाइब्रेरी की, तो वो बहुत बड़ा एक भंडार है, कीमती खजाना है, मतलब वो बहुत सारी नॉलेज प्रदान करता है। ही अर्ज्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी in promoting oriental learning for it was of no practical use. तो उसका मानना था कि जो प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है, मतलब कि हाथों से जो काम करना ही किसी को नहीं आया, तो सिर्फ ऐसी पढ़ाई का, जैसे लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम, हिंदी पढ़ते हैं, जहाँ कोई और लैंग्वेज पंजाबी है, जहाँ इंग्लिश है, तो समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, राष्ट्रभाषा भी है, जहाँ इंटरनेशनली हमने कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन इसको ज़्यादा इतना प्रमोट किया जाए तो दिस इज़ जस्ट फॉर टीचिंग। तो आगे इस चीज़ का उनको लगता था कि इस तरह से जहाँ जो इतिहास है, जो जैसे हम पढ़ लेते हैं कि हाँ जी कौन सा राजा कब आया, तो इस तरीके से, तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी हमें पास्ट के लिए जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अंग्रेज़ों को लगता था कि ये सब चीज़ें काम आने वाली नहीं है, तो कुछ ऐसा करवाया जाना चाहिए जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो लोगों की बड़े वो हर काम को करने के समर्थ बन सकें। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. तो बहुत एनर्जी से भरा हुआ था मैकॉले, उसका एक जुनून था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाए बच्चों को। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। तो उसको लगता था कि जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको वो अच्छे से अच्छा लिटरेचर जो है वो पढ़ने को मिलेगा। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द वेस्टर्न। तो इससे क्या होगा कि वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी, जो पश्चिमी देशों ने साइंस में और जो फिलॉसफी है, फ़लसफ़ा है, जो विचारधारा है, तो किस तरह से उन्होंने तरक्की की है, वो सब चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो ये लोग भी वैसा ही काम कर पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। तो उसको लगता था कि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चे तो उनको बहुत सारी वास्ट नॉलेज जो है वो मिलेगी, तो लोगों के टेस्ट चेंज होंगे, उनकी वैल्यूज़, उनको नई कदरें कीमतें पता चलेंगी और उनका कल्चर जो है सभ्याचार चेंज होगा। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. तो जो रिपोर्ट मैकॉले ने दी, मैकॉलेस मिनट मतलब जो मैकॉले ने रिपोर्ट पेश की, तो उससे क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था 1835 का वो इंट्रोड्यूस हुआ, वो बना। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए मतलब स्टार्टिंग में जो छोटी क्लासेस हैं उनमें तो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी उसमें मोड ऑफ मीडियम जो रहेगा दैट वुड बी इंग्लिश। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स लाइक द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। तो उसने कहा कि इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो कलकत्ता मदरसा बना है जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे और बनारस संस्कृत कॉलेज था,
तो इन दोनों को प्रमोट करने की बजाय इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई जो है वो करवाई जानी चाहिए। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। तो उसको लगता था कि ये जो मदरसा है, जहाँ संस्कृत कॉलेज है, तो ये अंधेरे के मंदिर हैं। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके। तो जो इनको धकेल रहे हैं उस तरफ जिसका कोई भी, अंधेरे की तरफ मतलब धकेल रहे हैं जहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। तो अब स्कूल्स के लिए जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स थी उनको प्रोड्यूस किया गया। इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स थी लिखी हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में लाने की कोशिश की गई।